Good evening, sir. Good evening, everyone. डाल दिया करो सर, जो मतलब सबको मिल जाते हैं कहीं पूरी ट्रोल थोड़ी डालूंगा नहीं। और वैसे भी हैं और बहुत सारे हैं वीडियोस यूट्यूब में दूसरे टीचर्स के भी। खैर चलो अपन अपना काम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस के बारे में लगभग सब कुछ। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये था रेजिस्टेंस T डिग्री सेंटीग्रेड पे। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। एंड व्हाट इज दिस R नॉट? Resistance at 0 degree centigrade, and alpha is a constant. Alpha is a constant और T वहां पे टेम्परेचर है। ठीक है, T is टेम्परेचर। अपन देखते हैं इसका यूज क्या है, क्या इसकी कोई एप्लीकेशन भी है? हाँ, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की बदलने की एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन है कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। क्या एप्लीकेशन है इसकी बच्चों? जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास एक वायर है, प्लेटिनम वायर। ठीक है, हमारे पास एक प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम क्या होता है? बहुत महंगी मेटल है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तुम्हें करना क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेजिस्टेंस मेजर करके रख लेना है। ठीक है, फिर तुम्हें ये करना है, बस देखो ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100। तो इसको इसमें जैसे तुम वैल्यू मिल रखोगे तुम्हें मिल जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, अभी क्या हो रहा है कि प्लेटिनम एक ऐसी मेटल है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी बदलता है टेम्परेचर बदलने पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमने बस उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निकाल के रख दिया। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और ये भी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, इनटू 100 कर दो। और आर क्या है यहाँ पे? आर है रेजिस्टेंस, जिस टेम्परेचर को तुम्हें मेजर करना है उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ठीक है, नाउ आर इज रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। बच्चों तुम लोग को याद होगा वो बुखार मेजर करने के लिए हम वो थर्मोमीटर यूज करते हैं, मर्करी थर्मोमीटर, याद है? हाँ यस सर। Yes, sir. उसमें होता क्या है कि उसमें होता ये कि अंदर मरकरी रहती है और एक स्केल बना होता है अंदर, राइट। इस तरह का एक स्केल बना होता है उसके अंदर जिसमें हम टेम्परेचर रीड कर सकते हैं। और इसके अंदर की जो मरकरी होती है बच्चों, वो टेम्परेचर बढ़ने पे ऊपर जाती है और टेम्परेचर घटने पे नीचे जाती है। याद है तुम लोग को? Yes, यू sir. नो समथिंग लाइक दैट? Yes, sir. यस तो सर। ये तुम्हारा मरकरी थर्मोमीटर है। अब अगर इसको आप गर्म किसी भी हॉट वाटर टब में डालोगे तो ये हॉट वाटर टब का टेम्परेचर बताएगा, राइट। कैसे? मरकरी इसमें ऊपर चढ़ेगा, राइट। तो इसमें तुम निकालते थे टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, तुम लिखते थे लेंथ एट T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100। याद आया? दिस इज हाउ मर्करी थर्मोमीटर वर्क्स।
ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी ऊपर की तरफ जाता है तो लिक्विड कॉलम की लेंथ बढ़ जाती है, समझ गए? तो ये क्या है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आई बात? ये वैल्यूज रख दो। फिर मान लो तुम इसको ले गए किसी टेम्परेचर टी पे, तो किसी टेम्परेचर टी पे तुम्हें लेंथ क्या मिली, एल, ठीक है, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम सॉरी स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत हो गई, एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? तो फिर वो टेम्परेचर तुम्हें यहां मिल जाएगा, उन सब की वैल्यू रखो, टेम्परेचर यहां मिल जाएगा। याद आया कुछ 11th का? बोलो हाँ या ना। Yes. ऐसे तुम मरकरी थर्मोमीटर बना लेते थे। अब बस लेंथ की जगह क्या आ गया, यहां देखो, लेंथ की जगह क्या आ गया, बोलो, रेजिस्टेंस, है रेजिस्टेंस। ना? तुम्हारे पास एक प्लेटिनम वायर है, तुमने उस प्लेटिनम वायर को पहले आइस में रखा, राइट? आइस क्यूब्स हैं ये। आइस क्यूब कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट करेक्ट। तो तुमने पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस इज आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुमने यहां पे वायर को रख के उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है? तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वायर का वो रहेगा आर नॉट। आर नॉट मीन्स आर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? फिर इसी वायर को तुम किस में डाल दोगे? खौलते हुए पानी। करेक्ट, Boil में। बॉइलिंग वाटर में डाल दोगे, ठीक है? तो अगर ये बॉइलिंग वाटर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बॉइलिंग वाटर, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें तुम वो रेजिस्टेंस वायर डाल दो तो तुम्हें मिल जाएगा रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? अब तुम्हें किसी और वाटर का रेजिस्टेंस चेक करना है, क्या करें बताओ? मान लो तुम्हें इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर चेक करना है, क्या करोगे? फॉर्मूला इसमें नहीं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तुम्हें पता नहीं है, अब तुम वायर इसमें डाल दोगे, अपना वायर तुम इसमें डाल दोगे, जो भी है प्लेटिनम वायर, ठीक है? और फिर क्या करोगे, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये 3 वैल्यू निकाल ली बच्चों आपने, 3 वैल्यू निकाल ली कि नहीं? ठीक है, अब इन 3 वैल्यू का यूज कहां करें बताओ कि हमें टेम्परेचर मिल जाए? रेजिस्टेंस एक्सपेंशन में। रेजिस्टिविटी पर। टेम्परेचर नहीं, मैंने फॉर्मूला बताया, टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड बराबर रेजिस्टेंस at T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टेंस at 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस at 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टेंस at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100। तो तुम्हें क्या मिल गया? रेजिस्टेंस ऑफ दिस लिक्विड, सॉरी टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड T। समझ गया? बहुत आसान है, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस वायर प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर, ठीक है? इसकी मदद से हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं। अभी कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। प्लेटिनम वायर पे हाँ, why सब we are पे। using platinum wire? Because this platinum wire बच्चों, this wire is very highly sensitive स्टेप टू for, टेम्परेचर। हाँ, फॉर टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ। सर ये फॉर्मूला सिर्फ प्लेटिनम वायर पे यूज होगा हाँ ना? हाँ, नहीं, अलग अलग वायर में भी यूज होगा, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन देगा तुम्हें टेम्परेचर? अच्छा, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम को एज अ स्टैंडर्ड लेके माना है। हाँ, अपन ने प्लेटिनम मेटल का वायर यूज करा है एज ए स्टैंडर्ड। आप चाहो तो सिल्वर का करो, गोल्ड का करो, बट बेस्ट आंसर कब मिलेगा? जब आप क्या यूज करो? प्लेटिनम वायर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, लेट में आओगे तो काफी कुछ निकल जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ohm and its resistance at 100 degree centigrade is suppose 32 ohm. Then find
temperature when its resistance is say let's say 12 ohm. चलो करके बताओ। जब इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है तब आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? टेम्परेचर 33.3 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड Yes, is sir. equal to 33 point. 12 minus 2 divided by 32 minus 2 into 100, तो आपको मिल रहा है 10 by 30 into 100, तो 100 by 3 मींस आपके पास टेम्परेचर कितना है? 33.33 डिग्री सेंटीग्रेड। मजा आया? आसान है ना बच्चों? बोलो। ज्यादा ही आसान हो ठीक गया है, सर। हाँ, लेकिन पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये आ जाता तो तुम लोग को फॉर्मूला नहीं पता होता तो कैसे करते? तो जानकारी होना जरूरी, जल्दी से समझ में आ गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं तुम लोगों को जल्दी से एक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल कि सर पोटेंशियल अपन क्या वो होता है। करंट डेंसिटी कब पढ़ेंगे? बाद में इसी में पढ़ेंगे ना अपन। करंट डेंसिटी की थोड़ी सी अपन ने पढ़ा है, अभी बहुत काफी कुछ पढ़ेंगे अपन जब मैं ओम्स लॉ प्रूव करूंगा। ठीक है, चलो अभी अपन बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है एक जनरल अपन समझ ले जिससे हमें ओम्स लॉ प्रूव करने में आसानी हो। ठीक है, पोटेंशियल मान लेते हैं अपन सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से पोटेंशियल आपको पता है। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से पॉइंट चार्ज करंट पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज बाय डिस्टेंस k क्यूब आया k क्यूब बाय r। और डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग समथिंग, ऐसी कोई डेफिनेशन थी ना? हाँ the सर, amount of work done to move a Amount of unit work done positive in charge bringing from unit positive charge to a one point conductor. infinite to a given point in an electric करेक्ट field is known. करेक्ट करेक्ट, ये सही। अब लेकिन सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करना है? देखो, मान लो बच्चों यहाँ बैटरी के बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। बैटरी ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज भेजा। क्या भेजा बैटरी ने? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से कहां भेजा? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक। एक चक्कर पूरा लगवाया पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को लेके गया ये कहां से कहां तक? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो यहां तक पॉजिटिव चार्ज को लाने में बैटरी ने जो वर्क करा उसी को पोटेंशियल कहते हैं। अब आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों? देखो तुम लोग ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अगर मैं Q को 1 रख दूं, तो वर्क डन बराबर डेल्टा V। हमेशा याद रखो बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या आ गया? एक तरह से किसके बराबर आ गया? वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल को 0 ही मानते हैं। नेगेटिव टर्मिनल मतलब 0 वोल्ट, राइट? सर तो लेकिन देखो, अपन प्लस हाँ से नेगेटिव है ना, तो v माइनस माइनस v प्लस होना था ना। मिनट, यहाँ पे ये जो वर्क डन है ना, ये एक्सटर्नल एजेंट के कारण नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, इसलिए ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ। समझ गया? ओके है ना? उतना डिटेल में मत जाओ, ये शॉर्टकट के लिए याद कर लो। अब डेफिनेशन देखना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, it is defined as work done in circulating +1 coulomb from positive terminal of battery. It is work done by battery. Okay, कौन कर रहा है वर्क? एक्सटर्नल एजेंट या बैटरी? बैटरी। It is work done by battery in circulating unit positive charge from positive terminal to negative terminal. क्या तुम लोग को कन्विंसिंग लगी डेफिनेशन? कन्विंसिंग लगी कि नहीं लगी? कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Q डेल्टा V। तो डेल्टा V बराबर W बाई Q। और अगर Q1 हो तो अमन, Q अगर 1 हो तो यही Work done पोटेंशियल की। डिफरेंस वर्क डन बन गया, अगर Q1 कूलॉम है तो। समझ में आया? इसीलिए ये डेफिनेशन बनी। चलो बोलो एक बार, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी ने जो वर्क करा है, वही वर्क क्या है? वर्क पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है, इसको ईएमएफ भी कह सकते हो, इसी को ईएमएफ भी कह सकते हो। हालांकि एक अंतर है ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में, जिसकी हम आगे बात करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। ईएमएफ अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
हाँ उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है क्या? यस सर। तभी ऐसी No, बात sir. कर यस रहे हैं। सर। No, sir. चलो देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अपन यार अब यार आगे, नोट्स में था वो। अरे चलो हमने अपन ध्यान ही नहीं दिया उस पे। चलो अब इधर देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को तुम लोग इन जनरल समझ गए, लेकिन अब डे टू डे लाइफ में हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे समझे, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो चलो समझ में आ गया, मानते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपके पास मान लो दो कंटेनर है, दो वाटर कंटेनर है, ठीक है, ब्लू है पानी पानी, और ये ब्लू है पानी, राइट, ये वाटर लेवल है, ठीक है। अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाया और इसको कनेक्ट कर दिया एक और टैंक से। हमारे पास एक और टैंक है मान लो, ठीक है, और हमने इसे कनेक्ट कर दिया इस टैंक से एक पाइप के थ्रू। तो अब बताओ करंट कहां से कहां जाएगा? पानी का करंट मतलब हायर से वाटर, लोअर। हायर से लोअर की तरफ, राइट। तो जिस तरफ, हाँ तो अब तुम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया कंसेप्चुअली? हाँ, तो Yes, sir. वाटर flows from higher level to lower level, lower level. In the same way electric charge, this is called potential difference। अगर हम डे टू डे लाइफ में समझने की कोशिश करें तो, है ना, ऊपर से खोल दो, नहीं तो कोई बोलेगा सर हवा टाइट रहेगा तो पानी नहीं आएगा, लोअब आ जाएगा। अब इसको बोलो कि चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझे। जैसे पानी हायर लेवल से लोअर लेवल पे बह रहा है, उसी तरह से बच्चों चार्ज भी कहां से कहां बहेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। Correct, correct. In the same way, positive charge flows from higher potential to lower potential। तो तो अब सर आपको अपन हाँ ये कह सकते हैं कि बैटरी के केस में हमेशा चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा। एंड हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, एंड करंट flows along flow of positive charge, right? इसका मतलब करंट भी कहां से कहां फ्लो होता है? जहां पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्ट। Positive. हाँ नहीं नहीं, हाँ जहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वहां करंट फ्लो होगा। तो करंट भी कहां फ्लो होता है? प्रोटॉन्स के डायरेक्शन में। बोलो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, समझ गए? मान लो ये 3 वोल्ट है और मान लो ये 5 वोल्ट है, तो बताओ करंट कहां से कहां जाएगा? 5 5 से से 3। 3। 5 to 3. Correct, correct. 5 volt to 3 volt. So this is example of that the current flows from higher potential to lower potential। और बोलना सर क्या कॉमन सेंस है, वो तो बड़ी बैटरी को जीतना ही था, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं। अगर कोई ऐसा केस आ गया कि पोटेंशियल दोनों तरफ बराबर है, तो बताओ करंट फ्लो होगा क्या? मान लो ये भी 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट है, तो बताओ करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। नहीं। नो करंट, नो करंट। और अगर मैं दोनों को ग्राउंड कर दूं, मतलब दोनों पॉइंट ग्राउंड करना इज इक्विवेलेंट, दोनों पॉइंट सेम है, दोनों तरफ ग्राउंड कर दिया मतलब दोनों पॉइंट क्या है? सेम। सेम, मतलब उनको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तुम लोग को इस तरह से ग्राउंड बना के बहुत बार कंफ्यूज करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्वेश्चंस को कठिन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी तुम लोग के पास ग्राउंड आए ना, तो उसका मतलब तुम लोग ये निकालो कि उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट क्यों नहीं बह रहा है? पोटेंशियल तो सेम है, डिफरेंस ही Same है नहीं। potential. हाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है, समझ गए? तो करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। होपफुली आप लोग पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस समझ गए कि पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छे से समझ आया? बोलो कोई डाउट है? सब आ गए ना? चलो ठीक है, खैर पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया अपन को अब बहुत अच्छे से।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सीखा है? रिलेशनशिप बिटवीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप बोलोगे कि सर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, देखो कैसे। मान लो ये कोई वायर है और इसमें आपने अभी अभी एक बैटरी लगा दी। ये कोई वायर है और तुमने इसमें बैटरी लगाई, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा क्या करेगा, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। समझ में आ रहा है? अब बोलना सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होती, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चली जाती है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, समझ गए, वायर के अंदर। और मान लो वायर की लेंथ एल है, ठीक है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव टर्मिनल पे जीरो पोटेंशियल मानते हैं और पूरा का पूरा पोटेंशियल हम पॉजिटिव टर्मिनल में मानते हैं। समझ आया? क्या कोई रिलेशनशिप बता सकता है? जल्दी बताओ, अभी अभी पढ़ाया डीबी था। डीबी बड़ी नहीं, ये वाला लगाएंगे ना यार। इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा E इज इक्वल टू वी बाय एल, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर के अंदर किसने बनाई है? पॉजिटिव चार्ज, बैटरी ने। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय बैटरी, ठीक है, इनसाइड वायर। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर, करेक्ट, एंड V इज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। V इज पोटेंशियल, याद रहेगा रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू V बाय L। ये रिलेशनशिप तुम लोग को याद रखना है। याद रख पाओगे? बोलो, कुछ नया Yes. तो नहीं है, ये भी याद रखना है। इसका भी यूज है ओम्स लॉ को प्रूव करने में। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गौरी आ गई क्या? सर एक मिनट। गौरी ज्वाइन कर ले, फिर ओम्स लॉ प्रूव कर देंगे अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप याद रखना, E बराबर V बाय L। ठीक है बच्चों, आप में से किसी को ये याद है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? QE, QE। और पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगा? पॉजिटिव में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट, QE। ठीक है अजय, याद है? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा QE। तो अजय तो अगर चला गया। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? हाउ टू फाइंड MA एक्सेलरेशन? MA कर Force is equals to mass into acceleration. तो फिर तो सर एक्सेलरेशन F अपॉन बराबर, m आ जाएगा। करेक्ट, F नेट अपॉन m आ जाएगा एक्सेलरेशन, और F नेट हो गया QE अपॉन m, है ना। इसकी भी आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है ओम्स लॉ को प्रूव करने में, याद रखना, QE अपॉन m। अब इमेजिन करो अगर मैं E इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा और कितना होगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक? अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अपोजिट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? E अपॉन m। M. एंड E मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E से E कैंसिल मत कर देना। मानते हो? Yes sir. एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब अपन पहला डेरिवेशन करते हैं। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी and current. This is very important question for class 12, 3 marks. Okay. हालांकि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आजकल नहीं आते हैं, इससे थोड़ा
कुछ ऊपर नीचे करके पूछेंगे तो मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कुछ इधर उधर का पूछे तुमसे बन जाए, ठीक है। बच्चों मान लो ये तुम्हारे पास एक वायर है, suppose you have a wire like this whose area of cross section is A, its length is L, and it has a small n number of free electrons in its unit volume। क्योंकि करंट तो इन्हीं को बहाना है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो वायर में इधर उधर फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या लिखोगे, सपोज conducting wire has a small n number of free electrons in unit volume। इसके एक वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन, ओके। तो दो वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n 2n। तो टोटल वी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, vn VN. Can. वेरी गुड वेरी गुड। सो टोटल number of free electrons in wire is equal to V into N। Total number of free electrons in wire means in entire volume of wire, entire volume of wire। होपफुली आप सबको ये समझ में आया। तो इसको मैं कैपिटल एन मान लूं, हाँ बोलो बच्चों। Yes, sir. तो अब अपने वायर का वॉल्यूम क्या है जल्दी बताओ। Sir, Pi area r into length. A इंटू एल, हाँ मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ए इंटू एल लिख दो बॉयज गर्ल्स, बताओ जल्दी। Yes, sir. थोड़ा एक्टिव रहना है, बात करना है, जवाब देना है, डाउट पूछना है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए एल इंटू एन, तो इसको ऐसा लिख दो ना, एन ए एल नल, ठीक है। तो बोलो सर क्या क्या मिला आपको, ये निकाल लिया आपने तो क्या मिल गया बताओ, क्या अचीवमेंट मिल गया मुझे, मैंने फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, क्या मिल गया मुझे, 4 है ना क्या? हाँ वेरी गुड। सो टोटल चार्ज which can flow inside wire, total charge which can flow through wire, q, q is equal to क्या होता है, ne, याद है। Any. एक, अब ये तो सबको याद होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में ई चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन में 2e चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन में 3e चार्ज, n इलेक्ट्रॉन में ne चार्ज, राइट। डू यू एग्री विद दैट? Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपके पास आ गया NaLe नाली। अब समझ रहे हो, अब ऐसे नाली से याद मत करना, कंसेप्ट से याद करना, बोलना हाँ सर इधर भी आ गए। तो क्या भैया रिलेशनशिप आ गया तुम्हारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, पूछो कैसे, करंट कैसे आएगा बताओ जल्दी, क्या करें इस क्यू के साथ। Sir, हाँ Sir, Q is equal. I is I very is good equal to Q Deepansh, upon T. very good very good, NaLe, very good Hers, very good Deepansh। ये लो, एंड L by T क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equals to. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रखोगे। तो Yes, तुम्हारा sir. रिलेशनशिप आ गया I is equal to NeAVD, ठीक है। तो अब देखो इसको याद कैसे करना है, इसको समझना कैसे है कि बहुत ज्यादा मेहनत करे बिना आपको ये एग्जाम वाले दिन बन जाए, ठीक है। तो जब भी आप, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो तुम्हें एक बात समझ में आई कि भैया हमें करंट को किसी तरह से पिक्चर में लाना है। अब करंट को पिक्चर में लाने के लिए क्या चाहिए, करंट कौन फ्लो करेगा, charge. Charge. इलेक्ट्रॉन। चार्ज, मतलब थ्रू कहां से होगा तुम्हारा कंसेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फिर तुम्हारा स्टेप 1 क्या होगा, पढ़ो ये, सपोज कंडक्टिंग वायर हैज स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हारा पहला स्टेप रहेगा।
एक वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं स्मॉल n, तो 2 वॉल्यूम में 2n, तो पूरे v वॉल्यूम में vn। हाँ, तो तुमने क्या निकाल दिया इससे? इससे क्या फायदा हुआ? तुमने टोटल नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जो करंट फ्लो कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दैट? यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? करंट तो चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज कैसे निकालूंगा फिर मैं? एन ही करके। ठीक है, मैंने टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकाला, v की जगह al रख दिया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। एल कहाँ से आया? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर को क्या लिख दिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ सर। ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो। वेरी गुड। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने तक आप लोग मेरे साथ आ पाए या नहीं कंसेप्चुअली? क्या इतना आप एग्जाम में बिना किसी मदद के कर लोगे? हाँ। रटने वाले स्टेप सिर्फ क्या है? यस। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप बस आपको रटना है। बस अगर ये रट लिया तो समझ लो डेरिवेशन हो गया। यहां तक आ गए आप, फिर आप टोटल चार्ज निकाल ही लोगे। अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक इलेक्ट्रॉन में ई चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन में 2 ई चार्ज है, तो एन इलेक्ट्रॉन में एन ई चार्ज है। स्मॉल एन मत लेना, कैपिटल एन लेना। टोटल चार्ज लेने, टोटल इलेक्ट्रॉन लेने, है ना? तो ये आपने टोटल चार्ज, अब कैपिटल एन की वैल्यू रख दी जो अभी आपने ऊपर निकाली है, नल। तो ये क्या मिल गया आपको? ये टोटल चार्ज जो करंट बहा सकता है। फिर आपने इसको क्या कर दिया? टी से डिवाइड, तो क्या बन गया वो? L बाई टी क्या बन गया? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट दी वायर। और उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारा रिलेशनशिप आ गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं थोड़ा सा डीप में जाके, है ना, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। इमेजिन करो बच्चों, तुम लोग एक ट्रेन में बैठे हो, तुम लोग फ्रेंड्स कहीं ट्रेन से जा रहे हो। अब तुम्हारा एक फ्रेंड बैठा है S1 में और एक फ्रेंड बैठा है S10 में। तो जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो बताओ S1 पहले चला या S10 पहले चला या दोनों एक साथ चले? सर इंजन कहाँ लगा? आगे S1। तो जो इम्पैक्ट आता है जब ट्रेन चलती है, तो ऐसा होता है कि 1 चल रहा है और 10 रुका है? नहीं, एक साथ ही चलता है ना, क्योंकि एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन चले, उसी को कहते हैं क्या? उसी चीज को ड्रिफ्ट, उसी चीज को कहते हैं ड्रिफ्ट। समझ में आया? जैसे एकदम एक साथ कोई चीज आगे बढ़ी, उसको अपन कहते हैं ड्रिफ्ट। अब इस ड्रिफ्ट को अपन अपने कंडक्टर में समझते हैं। बच्चों ये था हमारा कंडक्टर। सर लेकिन कुछ तो टाइम होगा ना उन दोनों के बीच ना, में। ना, जैसे अब क्लास में टीचर छोड़ के चला जाता है तो सभी बच्चे भागते हैं एक साथ एकदम, हाँ, बस वो भी ड्रिफ्ट कह यहाँ सकते से हो। वहां, वैसे इलेक्ट्रॉन भी भागेंगे। ये टाइम वाला कौन पूछ रहा है? कुछ तो टाइम लगेगा, ये कौन है? नाम बताए। अमन। अमन, मैंने क्या बोला था? जैसे ही तुम इस वायर में बैटरी लगाओगे, बैटरी क्या करेगी? मूव करेगी इलेक्ट्रॉन। कैसे? बैटरी ऐसा क्या क्रिएट कर देगी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या आ जाएगा? करंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। हाँ, अब तुम ही सवाल पूछ रहे हो तो डीप में भी जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से जनरेट होती है? स्पीड ऑफ लाइट से। समझ गए? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने में कितना समय लगेगा? वो समय को तुम इग्नोर कर सकते हो कि नहीं? यस। समझ में आया? तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, बिल्कुल उसी समय ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। समझ गए? तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, तब इधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहे हैं, तो बताओ करंट कहां जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। करेक्ट, करंट विल बी फ्लोइंग अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ गए? मजा आया? यही कारण है, यही कारण है कि, हाँ सर, ये 3 × 10⁸ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट स्पीड है। ऑफ लाइट। इस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने में थोड़ा समय लगेगा। अमन ने पूछा था भैया इतना ज्यादा डीप में,
तो मैंने बता दिया उसको कि स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ेंगे, एकदम से धक्का लगेगा पूरा का पूरा, और उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट। अमन तो ठीक। अमन है। अमन, ये शहर है अमन का। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे सब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही गंदा हो गया ना क्या। मान लो ये बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, लेकिन बताओ स्विच ऑन करने के कितनी देर बाद बल्ब ऑन होगा? 15-20 मिनट बाद? नहीं, तो तुरंत तुरंत। क्यों? मिलीसेकंड। क्यों? एकदम अब से। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। करेक्ट करेक्ट। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के चल के आने वाली बात नहीं है। सच क्या है कि इलेक्ट्रॉन की चेन एक साथ चलेगी। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी जर्नी कंप्लीट करना है। सच ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तब चल रहे हैं। क्या है सच? कि ये सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं, इसलिए बल्ब तुरंत ग्लो हो जाता है। द मोमेंट यू स्विच इट ऑन, तुरंत बल्ब ग्लो हो जाता है, भले 2 किलोमीटर लंबा वायर हो। समझ आ गई बात? अब रियलिटी समझना, ठीक है? अगर हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने पे उतारू हो जाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम लोग, तो क्या होती है? ठीक है, प्रैक्टिकली ड्रिफ्ट velocity of electrons is few centimeter per second। बोलो कैसी है ये? बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत कम। बहुत कम। फिर भी बल्ब तुरंत सिर्फ इसलिए जल गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ चले। अब बोलो सर, अभी तो आप दो दो बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रॉन को तेज चलना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन स्लो क्यों चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्लो क्यों चल रहे हैं? फिर दो दो बात मैं कर रहा हूं, कहां पे मैं गलत हूं? क्या आप लोग समझा पाओगे? क्या आप में से कोई समझा पाएगा और इलेक्ट्रॉन को तो फोर्स क्या? कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होने के बावजूद बल्ब इतनी जल्दी कैसे जल गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं देखना है आपको, पूरे इलेक्ट्रॉन एज अ होल का मोशन देखना है। और सर एवरेज निकालेंगे ना सर पूरे का। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एवरेज डायरेक्ट, वेलोसिटी है हाँ इसलिए। करेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नीचे नहीं गया, बहुत टकराया बच्चों, बहुत टकराया। कोलिजन होगा सर बीच में। हाँ, इसीलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी कम आई। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन बहुत सारी टक्कर के कारण जा रहा है, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी कम आई। क्या अब आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल इमेजिन कर पाए हर एक चीज? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एवरेज ले रहे हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो इधर पे तो वेलोसिटी अलग अलग होगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हम क्या लेते हैं? हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं या ओवरऑल डिस्टेंस की वेलोसिटी लेते हैं? एवरेज लेते हो। ओवरऑल। ओवरऑल। तो ओवरऑल में तो एवरेज आ जाएगी, और वो एवरेज वेलोसिटी बहुत 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 कम आने वाली है। ठीक है, तो आप सोचो कितनी बड़ी बहस का मुद्दा है। आप अपने किसी भी फ्रेंड को कंफ्यूज कर सकते हो, उससे बोलो भाई गूगल कर ले कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कंडक्टर के अंदर, तो वो आएगी फ्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फिर स्विच ऑन भले 2 किलोमीटर से करो, बल्ब तुरंत क्यों चालू होता है? अगर उसने ये चेन वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो समस्या में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बल्ब तक पहुंचने में तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। समझ आई बात? हमारे दोस्त को तो आपने पढ़ा दिया सर। मतलब किसी कजिन से बात करोगे। ठीक है, चलो अब अपन और आगे एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमें क्या निकालना था? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप। तो हमने क्या माना? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। ठीक है, क्या था ये? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर के एक वॉल्यूम में इतना चार्ज था, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एनवी, और वी को क्या लिख दिया था? एल। तो ये क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले हो?
Q बराबर NE, तो क्या बन गया Nil. NaLe। अब नेल। क्या करना है, अब क्या करना है, I अब सर क्या I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T बस लगा देंगे। बोलो, भूलोगे क्या इसको अभी? नहीं L by सर। T क्या बन गया NeAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको भूलने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। आई होप रट गया, है ना। अब सीबीएसई क्या करेगा, देखो सीबीएसई इतने इजी मार्क्स तो देगा नहीं, एमपी बोर्ड दे देगा 3 नंबर क्या 5 नंबर दे देगा। सीबीएसई बोर्ड क्या करेगा, सीबीएसई बोर्ड आपको इसके 1 नंबर देगा और एक एक नंबर के 2 और क्वेश्चन लगा देगा साथ में, Yes, ठीक sir. है। 3 पार्ट में क्वेश्चन देता है सीबीएसई, अगर आपको नहीं पता है तो पिछले साल का पेपर देखो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने लगे हैं उसमें। हाँ प्रैक्टिकल आते हैं और बहुत ही ज्यादा पार्ट में क्वेश्चन आता है ना। मतलब अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो आप नंबर नहीं ले पाओगे इसके पूरे। मान लो ये एरिया यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। आपने सीबीएसई वाले तुम्हें ऐसा वायर दे देंगे क्योंकि टीचर ने ऐसा वायर पढ़ाया नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब और बोल दिया करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। करंट इज कांस्टेंट, ओके। देन फाइंड correct relationship for drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए करेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करो, ठीक है। ए पे ज्यादा होगी बी से, ऑप्शन बी, बी में ज्यादा होगी ए से, ऑप्शन सी बराबर होगी, ऑप्शन की बराबर होगी, ऑप्शन डी कुछ तो भी क्वेश्चन है, सब गलत। सर ये सही है सर मुझे लगता है सर सी सही है। सर। VD is inversely proportional to area इफ करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। तुम यहाँ if पे ऐसे current. करो, I इज इक्वल टू NeAVD लिखो और एरिया को उस तरफ ले जाओ बच्चों, एरिया को उस तरफ ले बी। जाओ। इसका मतलब अगर करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया। याद रखो, एरिया ज्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। कम। सो इफ current is constant, then drift velocity is inversely proportional to area। ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? Yes sir. तो आंसर क्या हो गया ए। अरे पानी के पाइप में पानी ज्यादा तेज बाहर कब निकलेगा, जब पाइप का एरिया कम करोगे ना, पतला कम होगा। करेक्ट। पाइप के सामने आप कभी कभी फिंगर रख देते हो तो एरिया कम हो जाता है, तो पानी ज्यादा दूर जाता है कि नहीं, क्योंकि उसकी Yes, स्पीड sir. बढ़ जाती है। बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा दो, लेकिन हमेशा मत लगाना बेटा, जब क्योंकि करंट उसके कांस्टेंट। हाँ जब करंट कांस्टेंट, मतलब पता चला तुमने कुछ तो भी कर दिया। समझ आया? यस सर। फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर। ठीक है, चलो अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं आप लोग कितना सीखे। करो क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या है? यही Same किया है है। ना आप भी, है हाँ। ना? चलो 3 करो अब। टेक योर टाइम। हिंट I इज इक्वल टू NeAVD और यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। Given radius of A upon radius of B is equal to 1/2 and current in A upon current in B is also given as 4/1. They want ratio of drift velocity.
Can you do it? Time over. देखो ए A. एक बच्चा बोल रहा है A, that is Aman, right? कोपल क्या आ रहा है आंसर? बाकी बच्चे भी आंसर दिया करो, मजा नहीं आता। देखो मैं लगाऊंगा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा आई ए इज इक्वल टू एन ई एरिया ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए। डू यू एग्री विद दैट? फिर मैं जब आई बी लिखूंगा तो एन ई सेम आएगा क्योंकि मटेरियल सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर एरिया ऑफ बी इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बी। अब क्या करूं? डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड क्या कर कर दो। दूं? बहुत बढ़िया, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आई ए अपॉन आई बी भी यूज हो जाएगा। एन ई और एरिया को लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। यस सर, ए आया 16:1। बहुत सही, बहुत सही। पाई से पाई कट गया, ई से ई, एन से एन कट गया, ठीक है। तो आई ए अपॉन आई बी कितना दिया है इन लोगों ने? 4/1। और आर ए अपॉन आर बी दिया है 1/2, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देना जरा। तो आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4, है ना। चलो वहां पे मेरे पास आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर है, तो इधर पे आ जाएगा मेरे पास 1/4 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बी। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 16/1। मजा आई? बोलो कर पाए कि नहीं? यस सर। यस बहुत बढ़िया। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो प्लीज बच्चों, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। बढ़े, आगे बढ़ जाएं। यस। ओके ये सारे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं। आगे वाले नहीं कराए, वाले कराऊंगा आगे। तो अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ ली बच्चों, अब किसकी बारी है? ओम्स लॉ। ना इतनी जल्दी नहीं। करंट डेंसिटी फिर ओम्स लॉ। करंट डेंसिटी को समझते हैं। सबसे पहले हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वी रिप्रेजेंट इट बाय जे। वी रिप्रेजेंट इट बाय जे। तो भैया इस क्या अंतर है? जब करंट था तो इसको क्यों लेके आए? जब करंट था तो इसको क्यों डिफाइन किया? अनलाइक करंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखोगे? अनलाइक करंट, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो याद रख पाओगे? यस सर। ओके अब करंट डेंसिटी के बारे में अब आपको थोड़ा सा डीप में समझना है कि किस केस में क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इस तरह की बात मैं आपको दो केसेस दूंगा, ठीक है। यहां पे केस 1 की बात करते हैं। गौरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। ओके कोपल आर यू देयर? इज एवरीथिंग ओके? देखना बच्चों कोपल नहीं है क्या? है ना? है कोपल, आवाज आ रही ना बेटा? बोलो बच्चों। करंट देखना एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। यस। यस सर। राइट, Yes, current is sir. flowing perpendicular to area and suppose value of area is a। ये जो एरिया है ना वो a है। Okay, so current is clearly flowing perpendicular to area, right?
and this area is A, this area has value A. ऐसे केसेस में जब करंट एरिया के परपेंडिकुलर हो तब आप लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। हमेशा याद रखो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। और एक छोटा सा परपेंडिकुलर साइन क्यों बनाता हूं मैं, जिससे आपको याद रहे कि कौन सा एरिया लेना है, कौन सा एरिया लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर हो। करंट के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो बोलना सर और कौन सा केस हो सकता है जिसमें परपेंडिकुलर ना हो, कोई एंगल क्या ऐसा थीटा। कोई, हाँ देखो मान लो ये तुम्हारा वायर है ना, बन रहा है अभी यार, रुकना जरा। जैसे चौक को अपन किसी एंगल पे घिस दें तो क्या ऐसा कुछ फेस बन जाता है चौक का? देखो ऐसी हो जाती है चौक की, नहीं क्या अगर हम उसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे घिस दें तो? बोलो जल्दी। जैसा कि तुम लोग जानते हो मैं ड्राइंग में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, यहीं पे टाइम वेस्ट करता हूं मैं बस। अदरवाइज मैं समझ लो कि फास्टेस्ट टीचर आप बोल सकते हो, समझ में आया नहीं आया तेज जरूर पढ़ाता हूँ। बस दिक्कत कहाँ हो जाती है, जब ड्राइंग आ जाती है तो ड्राइंग में मैं पूरा टाइम दे देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कंपटीशन जो है उसमें फर्स्ट आया हूँ ड्राइंग में, पता ही होगा तुम लोग को। नहीं सर। नहीं पता है? अरे तो पता कैसे होगा, जो पीछे से फर्स्ट आता है उसके बारे में बात कहाँ होती है आज तक तो। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता, मैं हर बार पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरा ड्रीम है कि मेरा ड्रीम है पाठशाला में जब 500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैं एक ड्राइंग कंपटीशन रखूंगा, जज भी मैं बनूंगा और मैं पार्टिसिपेट भी करूंगा। तो उस दिन उस दिन आप फर्स्ट हैं। तो आप ही जीत जाओगे। हाँ, सर वही उस दिन आपको हमको प्राइज देना पड़ेगा। एरिया बराबर ए, कोई और प्राइस की बात करता है तो मुझे सुनाई नहीं देता है। नहीं सर सच्ची। दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन एरिया, ये जो नॉर्मल वाला एरिया है और जो एरिया उन्होंने दिया है, जो उन्होंने कलर से एरिया दिखाया है, उन दोनों एरिया के बीच में एंगल कितना है बच्चे? थीटा। और मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सो हियर करंट इज नॉट मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द एरिया राइट। तो एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर ये है, करंट एरिया वेक्टर से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा है तो फिर वो थीटा हो जाएगा, ठीक है, याद रखोगे? तो बताओ ये पिंक वाला एरिया कैसे निकालें, पिंक वाला एरिया कितना होगा? आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, आप सब इतना तो समझते ही हो कि ये अगर थीटा है और ये एक्स है तो ये एक्स कॉस थीटा हो जाता है राइट। उसी तरह से ये पिंक वाला एरिया कितना हो जाएगा? cos थीटा, ए कॉस थीटा। तो अब आप बताइए करंट डेंसिटी क्या लिखोगे, आई अपॉन ए या ए कॉस थीटा? cos थीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि हम करंट को उस एरिया से डिवाइड करते हैं जो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अपन को ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा डैश डैश दिखाना पड़ेगा। समझ आया? करंट डेंसिटी Yes, समझ sir. गए? ठीक है, अब लिखो वेक्टर फॉर्म। अब आप लोग बोलोगे सर क्या आपने बोला था कि करंट डेंसिटी वेक्टर है, तो वो कैसे इधर पे पता चल रहा है? देखो आई को वही रखो और ए कॉस थीटा को इधर ले आओ तो जे ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो फिर कुछ बच्चों को डॉट प्रोडक्ट याद आ जाएगा, ए डॉट डी बराबर ए बी कॉस थीटा, याद आया? यस सर। उसी तरह से Yes. करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, ये आ गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, लिख लिया वेक्टर फॉर्म? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। चलो अब लिखो तो सर, डिफरेंशियल फिर फॉर्म। अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी की भी रिलेशन निकाल। हाँ बिल्कुल आता ही है, निकाल के सकते हैं, आता ही है सीबीएसई बोर्ड में। डिफरेंशियल फॉर्म आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। डिफरेंशियल है, इंटीग्रल फॉर्म बोलेंगे, सॉरी इंटीग्रल फॉर्म।
आएगा तो लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं से ना, DI बाय DA cos थीटा। हाँ, तो डी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा 0 to ए, एरिया रहने दो, लिमिट लिमिट जब क्वेश्चन आएगा तब लिख देंगे लिमिट। समझ आया बच्चों? कोई दिक्कत? Yes, बोलो sir. यहाँ पे थोड़ी भी डाउट? सब लिख गया अच्छे से? बोलो सब लिख गया अच्छे से? सर नीचे का दिखा Yes. दीजिए। सर अगर करंट डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फाइंड करनी हो तो अंदर उस पॉइंट के एरिया से करंट को डिवाइड कर दो। जिस पॉइंट पे करंट डेंसिटी चाहिए उस पॉइंट के एरिया से, परपेंडिकुलर एरिया से करंट को डिवाइड कर दो। क्या आप में से कोई कलरफुल नोट्स बना रहा है? नो Yes, sir. सर। बिल्कुल. यस सर। कलरफुल पेन्स तो सर सागर में ही रखते हैं। मेरे पास 9 कलर के वो महंगे वाले जेल पेन है, सर जो हाँ चलते सर, वो नहीं आपके है। वो सब चलते सर हैं। मेड इन जापानीज हैं, 4,500 रुपए का आया था, आप बता रहे थे। हाँ, मैंने सर सर हमारे हजार पास तो सर सर हमारे हमारे पास पास तो 30 सर रुपए 3 का पेन है, पैड। वो भी क्लासमेट से हमने उधार लिए थे। बस ज्यादातर क्या यही रहता है। चलो अब आगे अपन बात करते हैं। मैंने भी पूरी इंजीनियरिंग लोगों से मांग के पेन निकाली। वो आज बहुत कुछ समझा। चलो अपन एक बाइंड अप करते हैं। आज की क्लास एक बहुत जरूरी चीज समझ के लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन सर एक रिलेशनशिप बिटवीन बता दीजिए, इंटीग्रल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। देखो, अब वेक्टर फॉर्म तुम्हें यहां समझ में आ जाएगा। a cos थीटा को उस तरफ ले जाओ तो तुम्हें मिल गया i बराबर j cos थीटा। ठीक है, तो क्या तुम्हें इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जब तुम a b cos थीटा को a डॉट b लिख सकती हो तो क्या तुम j cos थीटा को j डॉट a लिख सकती हो? हाँ बस वहीं से आया हाँ सर। है ना। और करंट तो स्केलर था ही, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता ही है। तो यहां से मैंने प्रूव करा कि करंट स्केलर है और करंट डेंसिटी वेक्टर, हाँ है ना। अब बहुत सारे टीचर बोलते रहते करंट टेंसर है, करंट टेंसर है। तो क्या वो टीचर्स करंट डेंसिटी और करंट नहीं जानते क्या? तो मेरे हिसाब से तो भैया करंट क्या है बोलो? स्केलर। जबकि Scalar जबकि quantity. जबकि करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी करंट क्या है? स्केलर। सर क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दो या ऐसा बोल दो कि ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता। करंट कैन नॉट फॉलो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्दो, बट स्टिल इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इट कैन नॉट फॉलो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, किसी ने ये इंटीग्रल फॉर्म पूछा है तो बता दूं। हमारे पास एक बहुत बड़ा वायर है, ठीक है। इस बड़े वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन वाला करंट नहीं चाहिए मुझे बस इतने पोर्शन में से जाने वाला करंट चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया मान लो डीए है, ये एरिया क्या है? डीए। तो यहां से जाने वाला करंट मैं कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेट तक। पहले मैं क्या करूंगा कि पहले मैं देखूंगा कि टोटल करंट आई किस एरिया से जा रहा है। टोटल करंट कितने एरिया से जा रहा है? ए एरिया से। ठीक है, तो एक एरिया से करंट कितना जा रहा है? आई बाई ए। तो डीए एरिया से करंट कितना जा रहा है? इनटू सर डीए। DA जाएगा। बस यहां से आया, और आई अपॉन ए क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी। Current density. जे डी ए इंटीग्रेशन आई, यहां से आया फॉर्मूला। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब यस सर। सर। बस इतना याद रखो, ए को क्या लिख लेना है? डीए लिख लेना है, इंटीग्रेट कर देना है, बस। वो आईआईटी के लिए है, अपने पास इतना इसका यूज तुम लोग को 12th में नहीं आएगा, सीबीएसई लेवल पे। ठीक है, फिर तो सर अब थर्मल स्पीड भी करनी चाहिए। नहीं, थर्मल स्पीड मतलब टेम्परेचर करंट, यस जो सर। करंट होता है। नहीं, हाँ सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता ना वायर के बाहर। वायर को कितना भी गर्म कर दो, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप नहीं करेगा। जब तक बाहर जंप नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन का पूरा राउंड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक करंट नहीं मानोगे। अंदर जो ब्राउनी मोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, जिगजैग मोशन, उसके कारण नेट करंट जीरो ही मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो सर बताओ एक क्या है? क्वेश्चन और सर। हाँ बोलो ना। सर ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है सर वो जीरो हो सकती है, बट जो सर होती है। एवरेज थर्मल स्पीड है सर वो नॉन जीरो क्यों? सर इसमें कोई रिलेशन? स्पीड होती है लेकिन उसके कारण करंट नहीं होता। एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती लेकिन उसके कारण कोई करंट भी तो नहीं होता ना। करंट के लिए तो तुम्हें वेलोसिटी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन को पूरी लेंथ कवर करके जाना ही पड़ेगा, तभी करंट डिफाइन होगा, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह ऊपर नीचे होता रहे तो थोड़ी करंट मानोगे। समझ गए? ठीक है सर। है ना, उसको पूरा लेंथ क्रॉस करके जाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें वेलोसिटी टर्म यूज करना पड़ेगा। चलो बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ ए को कहां ले जाऊं? नीचे। आई के नीचे। आई के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? एन ई वीरी। सर जे बन जाएगा आई जे अपॉन बन जाएगा, एन ई वीरी। मतलब यहां से आपको क्लियर सिग्नल मिलता है कि करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी। हमेशा याद रखो। फॉर सेम मटेरियल। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अपन एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। बच्चों तुम लोग ने बहुत सारी जगह डेमो लिया होगा फिजिक्स का। क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? नो सर। यस सर। कहाँ पे? प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। भैया वो पैड वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं जिसमें गंदी राइटिंग आती है। ये सब जादू नहीं होता उसमें। ऐसा ऐसा अनअकैडमी वाले जो यूज करते हैं ना, उसमें ये वाला जादू नहीं होता। करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट उनकी वेलोसिटी। राइटिंग थोड़ी समझ ही में नहीं आती। मैंने उसमें प्रैक्टिस की है हालांकि। देखो समझ आ गया बच्चों? करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब नेक्स्ट लेवल पॉइंट है, रटना है। ठीक है, आगे मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा लेकिन इन पॉइंट्स का लेवल ज्यादा है। अगर आप रट ले तो अच्छा है, ये एडवांस पॉइंट बता रहा हूं। ड्रिफ्ट सॉरी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी। बच्चों रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी। where rho is equal to opposite of resistivity, where rho is resistivity and sigma is rho का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो एक रिलेशनशिप मिल गया तुम्हें। यहाँ पे J क्या है? करंट डेंसिटी, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, J करंट डेंसिटी है और रो करंट डेंसिटी है। इस तरह से हमने करंट डेंसिटी अपना आज का पूरा किया। 4 मिनट ज्यादा लग गए, खैर कोई दिक्कत नहीं। बहुत डिटेल में अपन ने खत्म करा इसको। ठीक है, इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको भी बनाने हैं जिससे जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए। सर 2 मिनट रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू। हो गया सब? समझ आया? गौरी Yes, समझ में आया सब? यस सर। ओके। सर स्टार्टिंग का दिखा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, जो आज पढ़ाया था शुरू में? हाँ। अर्पित बोल दिया हमने। पता नहीं कहाँ गया जो मैंने शुरू में पढ़ाया था, मिल ही नहीं रहा। गौरी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, मैं भेज दूंगा तेको, ठीक है? डोंट वरी। यस सर। अब वो मिल नहीं रहा मैंने जहाँ पे वो आज सुबह। सर जी वो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर यूट्यूब पे डलवा दीजिए। सर यूट्यूब पे नहीं, ग्रुप पे नहीं भेज नहीं दीजिए। भैया यूट्यूब पे नहीं डलवा। ग्रुप पे अरे डलवा सर दूं। वो थोड़ा व्यूज ही मिल